नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया और जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश हुई थी, लोकसभा में की गई थी, उसके आधार पर नया बिल पेश हुआ है और इस बिल को लेकर विपक्ष एक बार फिर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहा है। बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है विपक्ष के तमाम नेताओं ने और जेपीसी में जो संशोधनों की बात हो रही थी उस पर आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के सारे संशोधनों को खारिज कर दिया गया और उसी तरीके से बिल को सत्ता पक्ष के लोगों के उन्होंने जिस तरह के संशोधन बताए, पेश किए, उनको मान लिया गया। तो बड़े आरोप लग रहे हैं और राज्यसभा में विधेयक पेश होने के बाद काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई बिल को लेकर, लेकिन यह बिल राज्यसभा में आज पेश हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और आज ही संसद में पेश होगा नया जो आयकर विधेयक है, जो इनकम टैक्स के तमाम नियमों को 60 साल से ज्यादा पुराने जो नियम हैं उनको बदलते हुए एक नया विधेयक लाया जा रहा है, नया कानून बनाया जा रहा है इनकम टैक्स को लेकर। उस पर भी आज ये विधेयक पेश किया जाएगा, इनकम टैक्स विधेयक। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बगावत की खबरें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है, इन सारे घटनाक्रम से बड़े संदेश मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की राहुल गांधी से बैठक हो रही है, आपस में बैठकें हो रही है और क्या इन बैठकों का मकसद है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या अपडेट है, बैठक में क्या बातें निकल कर आ रही हैं, ये हम लोग बताएंगे। लेकिन पहले चर्चा करते हैं जेपीसी के जो बनी थी वक्फ संशोधन विधेयक पर, उसको पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहले ही आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दलों में भी उस पर सहमति नहीं थी, इसलिए उसे जेपीसी को लोकसभा में पेश करने के बाद जेपीसी को भेजा गया। लेकिन अभी भी जेपीसी की रिपोर्ट को ही विपक्ष खारिज कर रहा है, फर्जी रिपोर्ट बता रहा है और कहा जा रहा है कि जेपीसी में विपक्षी दलों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष के ने जो अपने सुझाव दिए, आपत्तियां दर्ज कराई, उनको कूड़े में फेंक दिया गया। तो ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बीच पेश किया गया है राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को। इस पर सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनका क्या कहना है। उन्होंने इस रिपोर्ट को, जेपीसी की जो रिपोर्ट है वक्फ संशोधन विधेयक पर, फर्जी रिपोर्ट बताया है। फर्जी रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, सुनते हैं। In rapt attention, leader of the opposition. सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है।
अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरा, फर्जी रिपोर्ट बता रहे हैं जेपीसी की रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे, और राज्यसभा में इसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। विपक्ष ने कहा कि उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, उनके जो अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। आखिर ये विपक्ष ये आरोप क्यों लगा रहा है अमलेंदु जी? हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि जेपीसी जब से बनी है कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में, उसके बाद से उसकी जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, विपक्ष शासित राज्यों में जिस तरह से वहां पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और के जो बीजेपी शासित राज्यों में है, तो तमाम तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस तरह से इस रिपोर्ट में जेपीसी में, यानी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें विपक्ष को तवज्जो नहीं दी जा रही है, विपक्ष को बायकॉट भी करना पड़ा, और यहां तक कि जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों को निलंबित तक कर दिया जगदंबिका पाल ने। तो ये सारी आपत्तियों के बाद भी वो रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी गई और लोकसभा अध्यक्ष को पेश कर दी गई। तो आपत्तियां दर्ज कराई ही जा रही थी, मान नहीं रहा था, और विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि इसमें हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो ये बात तो पहले से ही तय थी, बावजूद इसके रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी गई और लोकसभा में पेश कर दी गई। तो इन आपत्तियों के बाद अब क्या लग रहा है कि जो विपक्षी सांसद हैं, क्या उनकी आपत्तियों को अब क्या स्वीकार किया जा सकता है? देखिए समीर जी, चूंकि रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है और सदन ने उस राज्यसभा ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो जब एक्सेप्ट कर लिया है तो अब उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन तभी हो सकता है जब वो वापस दोबारा जेपीसी को जाए। तो ये जेपीसी को जाए बिना अब ये नहीं हो सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की यही मांग थी कि चूंकि ये फर्जी रिपोर्ट आपने पेश की है और इसमें आपने डिसेंट नोट्स जो थे उनको आपने इसमें शामिल नहीं किया, इस पर किरण रिजिजू जो थे केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि कोई डिसेंट नोट नहीं आया। तो नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कहना है कि मैंने खुद डिसेंट नोट दिया था जिसको फाड़कर फेंक दिया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया। तो यानी अब ये नोट तभी शामिल हो सकते हैं डिसेंट नोट जब ये दोबारा जेपीसी में जाएंगे। तो यहाँ अगर लोकसभा में और सदन राज्यसभा में विपक्ष जोर देता है तो ये फिर से जेपीसी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि जेपीसी में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को निलंबित करके रिपोर्ट बनाई गई और उसको पेश कर दिया गया, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो ये 70 सालों में पहली बार इस तरीके का हो रहा है। डिम्पल यादव है, डिम्पल यादव ने भी इस पर विरोध प्रकट किया है। इमरान मसूद जो इस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी इसको लेकर अपना विरोध दर्ज किया। जी बिल्कुल, इस पर कई सांसदों ने, विपक्ष के और जो जेपीसी में शामिल रहे उन सांसदों ने भी जबरदस्त आपत्ति दर्ज कराई है और सीधे तौर पर कहा है कि उनकी आपत्तियों को किस तरह से फेंक दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया, उस पर विचार तक नहीं किया गया। यह बात अलग है कि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि उनकी आपत्तियों को लिया गया है, लेकिन उनके सामने ही विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि उनकी आपत्तियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं। सुनते हैं इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी इस जेपीसी में एक मेंबर है जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी हुई थी। उनका क्या कहना है? कई मुद्दों पर उन्होंने असहमतियां जताई और बार बार ये कहते रहे कि विपक्ष की असहमतियों को, विपक्षी सांसदों को बार बार इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बातों को सुना तक नहीं जा रहा है। ये बातें उन्होंने जेपीसी की बैठकों के दौरान भी कही थी और एक बार फिर इसी बात को वो दोहरा रहे हैं। अभी भी आपको शिकायतें उस बिल के अंदर जो बदलाव किए अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर
कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं या कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। आप हम बातें रखी, हमने जो डिसेंट नोट दिए वो डिसेंट नोट भी उड़ा दिए इन्होंने। मतलब इन्होंने तो सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं को भी ध्वस्त कर दिया। हमारे डिसेंट नोट उड़ा दिए, जो हमने डिसेंट दिए हैं वो डिसेंट भी उड़ा दिए। तो ये तो हमने तो सारी बातें कही हैं। अब ये इन लोगों ने क्या कराया क्या नहीं कराया तो आज दिखाई दे रहा है सब। ये तो एक तरह से मनमानी है और अपने एजेंडे को चलाने के लिए देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके अपना एजेंडा इनको चलाना है, वो चला रहे हैं। तो डिसेंट नोट को खारिज कर दिया, यानी जो असहमतियां थी, विपक्ष की असहमतियां थी उस विधेयक को लेकर, उसको खारिज कर दिया गया, उसको सुना तक नहीं गया, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई, कोई विचार नहीं किया गया। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिर जेपीसी बनी किस लिए थी, क्या नाम के लिए बनी थी? उसमें जितने विपक्षी सांसद हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी आपत्तियों को नहीं सुना गया है। और जो इसमें चूंकि सभी तमाम राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, संयुक्त संसदीय समिति, उसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य, लेकिन हर विपक्षी सांसद का यही कहना है कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनकी जिन मुद्दों पर, जिन पॉइंट्स पर असहमतियां थीं उनको खारिज कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी भी इस जेपीसी के मेंबर रहे। क्या कह रहे हैं कल्याण बनर्जी? उनके आरोप भी वही हैं और कल्याण बनर्जी लगातार मुखर रहे। जेपीसी की जब बैठकें हो रही थी उसमें भी वो अपनी आपत्तियों को दर्ज करा रहे थे और तब भी उनका यही कहना था कि आपत्तियां विपक्षी सांसदों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं, इग्नोर की जा रही हैं। और जगदंबिका पाल जो जेपीसी के चेयरपर्सन हैं वो उनकी बातों को सुनते ही नहीं हैं, बिना सुने ही उसको खारिज कर देते हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कल्याण बनर्जी। हम लोग जो कमेंट्स दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, डिसेंट दिया था, सब डिसेंट को बात दे दिया। ये पूरा एगेंस्ट है, रूल में है जो रिमार्क्स, जो कमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट ओनली कैन बी गिवन, ओनली कैन बी डिलीटेड। हम लोग सब, हम और नदीम जो लीगल पॉइंट में दिया था, तो लीगल पॉइंट में दिया था, एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है, किसी का एविडेंस को कंसीडर नहीं, कौन कौन आदमी को एविडेंस दिया है, इससे एविडेंस कंसीडर नहीं हो जाता है। एविडेंस कंसीडर नहीं किया है, हम लोग बात करेंगे, अभी देखते हैं, हम लोग स्पीकर का पास भी जाते हैं 10:30 बजे। तो विपक्ष की बातों को, विपक्ष की असहमतियों को इसमें कतई तवज्जो नहीं दी गई है, सुना नहीं गया है, खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक, यानी जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ संपत्तियां हैं, उनको लेकर ये नया कानून बनाया जा रहा है। जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन करते हुए एक नया विधेयक लाया जा रहा है जिसमें वक्फ संपत्तियों को लेकर अभी तक जो नियम कानून थे उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है इस कानून के जरिए, जिस पर आपत्ति थी सदस्यों की और यहाँ तक कि जो एनडीए के समर्थक दल हैं उनकी भी आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को देखते हुए सरकार इसको जेपीसी को भेजा गया और अब जेपीसी की रिपोर्ट जब पेश कर दी गई है, उस जेपीसी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों के बीच अमलेंदु जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या जो एनडीए के घटक दल जिन्होंने इतना दबाव बनाया कि सरकार लोकसभा में उस पर वोटिंग नहीं करा पाई, जेपीसी को भेजना पड़ा, अब क्या लगता है कि ये जो जेपीसी की रिपोर्ट अब आ गई है जिस पर आपत्तियां उसी तरह की बनी हुई है, क्या जो सहयोगी दल हैं वो इस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे? उन सहयोगी दलों के भी उसमें सांसद रहे, उनकी भी कुछ आपत्तियां रही, लेकिन अब इस रिपोर्ट को क्या वो स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को पारित करवा देंगे?
देखिए समीर जी, जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई, जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में जनता दल यू और टीडीपी खास तौर से इन दो की जो है वो सहमति रही है, तभी ये रिपोर्ट जो है बनी है और तभी ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। अगर इन दो की सहमति नहीं होती तो फिर रिपोर्ट नहीं बनती, रिपोर्ट पेश नहीं होती। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही एजेंडा अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है। अब किसी को इसमें किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। और कल ही नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे और बार-बार इधर उधर नहीं जाएंगे। कल फिर उन्होंने जो है आश्वस्त किया है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। तो इसका मतलब समीर जी साफ तौर पर यही है कि ये जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सहमति से पेश हुई है, और जब उनकी सहमति से पेश हुई है तो ये दोनों इसको पास भी कराएंगे। यानी जो पाप होगा वो उसमें भारतीय जनता पार्टी भागीदार नहीं होगी, उसमें उस पाप में भागीदारी, बराबर की भागीदारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की होगी। अब ये उनके मतदाताओं को तय करना है कि वो उनके मतदाता भी क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ इस पाप के भागीदार हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, चूंकि विधेयक बिना इन दोनों पार्टियों के, यानी जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसके और जनता दल यूनाइटेड, इनके समर्थन के बिना ये विधेयक पारित नहीं हो सकता है। और इन्हीं की आपत्तियों के बाद ये माना जा रहा था कि जेपीसी को भेजना पड़ा इस विधेयक को। अब जेपीसी की जब रिपोर्ट आ गई है तो क्या ये दोनों पार्टियां उस विधेयक को पारित कराएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार भी कर ली और उसको पेश भी कर दिया गया संसद के इसी सत्र में, उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि यह कॉन्फिडेंस सरकार का तभी आया होगा जब ये दोनों पार्टियां उस पर अपनी सहमति दे चुकी होंगी। लेकिन ये कितना सही है कितना नहीं, ये जब इस पर वोटिंग होगी, मतदान होगा, तब पता लग जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर ये पारित होता है तो इसका मतलब इन दोनों पार्टियों ने इसमें अपनी सहमति दी है, और जाहिर सी बात है वो सामने आ भी जाएगा। लेकिन विपक्ष की जो असहमतियां हैं उनको खारिज कर दिया गया। उसको मेंशन तो करना चाहिए था कि यह आपत्ति थी और इसको इस वजह से खारिज किया गया, लेकिन विपक्ष की आपत्तियों को स्वीकार तक नहीं किया गया। यह सबसे हैरानी की बात है। सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सुष्मिता देव, उन्होंने क्या कहा है इस विधेयक को लेकर। जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनके भी सवाल वही हैं जो तमाम विपक्षी सांसदों के हैं कि हमारी आपत्तियों को सुना तक नहीं गया, उसको खारिज कर दिया गया, बिना सुने खारिज कर दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। इस तरह से उसको एक नजरअंदाज कर दिया गया पूरे विपक्ष को इस जेपीसी की रिपोर्ट में। सुष्मिता देव को सुनते हैं। जो कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने टेबल किया है, आप लोग देखिएगा, डिसेंट नोट के ऊपर उन्होंने सेंसरशिप कर दिया, सफेद कागज लगा दिया या काला इंक लगा दिया। तो अगर देश को पता ही नहीं लगेगा कि सिलेक्ट कमेटी में ऑपोजिशन के दलों ने क्या कहा, उनका क्या विचार था उस पे, तो ये बाहर कैसे जाएगा। देखिए, इस देश में अगर हम इसको लोकतंत्र मानते हैं तो सबका मत उसमें दिखना चाहिए। आप कैसे हमारे ओपिनियंस को ऐसे व्हाइट पेपर लगा देंगे या काला इंक लगा देंगे, ये गलत है। ये लोकतंत्र में हम बिल्कुल मान नहीं सकते। हमने आज प्रोटेस्ट किया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा में इसको पेश किया गया, लेकिन उस विधेयक को लेकर आपत्तियां अभी भी बरकरार हैं। और जैसे ही इस विधेयक को पेश किया गया, एक बार देखेंगे किस तरह से राज्यसभा में इसको लेकर वहां पर विपक्ष की आपत्तियां रहीं और विवाद हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सीधे तौर पर इसको कहा कि यह फर्जी रिपोर्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको हम कतई नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि यह फर्जी रिपोर्ट है। विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो ये अब वक्फ संशोधन विधेयक को किस तरह से सरकार अब लाने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और गंभीर बात यह है कि विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, विपक्षी सांसदों की आपत्तियों को सुना तक नहीं गया। अमलेंदु जी, जो ये सारे विपक्षी नेता जो भी ये कह रहे हैं, चाहे संजय सिंह कह रहे हो, चाहे वो इमरान मसूद कह रहे हो, इन सब के सारे मेंबर रहे उस जेपीसी के, इनका ये कहना है, और आखिर सुनी तो जानी चाहिए थी, भले ही उसको खारिज कर दिया जाता कारण बताकर कि ये क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती है। लेकिन बातें ही न सुनना, ये क्या दिखा रहा है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था। जेपीसी जिस मकसद से बनाई गई थी, क्या वो मकसद को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया?
समीर जी यही सवाल उठ रहे हैं। एक तो मतलब 2 जेपीसी में एक ही मेंबर जो है वो तैनात किया जा रहा है, इसको लेकर भी आपत्तियां हैं कि भाई एक ही मेंबर जो है 2 जेपीसी में नहीं हो सकता, ऐसी संसदीय परंपरा नहीं है। दूसरा, अभी तक जेपीसी की परंपरा ये रही है कि आपका जो भी डिसेंट नोट आएगा वो डिसेंट नोट उसमें शामिल किया जाएगा जब रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि बहुमत के साथ जो था वो क्या सुझाव आए और किस पे बहुमत नहीं था और इस पर किसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और यही होता है समीर जी कि चूंकि जेपीसी एक तरीके से कहा जाए वो छोटा सा है, आप कह सकते हैं कि वो एक न्यायिक आयोग टाइप की आप उसको समझ सकते हैं, संसद की अपनी समिति है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये होता है कि अगर बहुमत से किसी पीठ का कोई फैसला आ रहा है और उसमें एक सदस्य उसके खिलाफ है तो उसका डिसेंट नोट लगा होता है कि भाई 4-1 के फैसले से अनुपात से ये फैसला आया और ये डिसेंट नोट फलां जज का लगा हुआ है। इसी तरीके से जेपीसी की का जो रिपोर्ट आती है उसमें जिन सांसदों के डिसेंट नोट्स होते हैं वो डिसेंट नोट जो है वो लगाए जाते हैं कि इन सांसदों की ये आपत्तियां थी। जो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया कि कोई डिसेंट नोट आया ही नहीं। इसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और जबकि किरण रिजिजू जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं, कोई डिसेंट नोट नहीं आया। नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने अपना डिसेंट नोट दिया था, वो डिसेंट नोट स्वीकार नहीं किया गया और वो उसको फाड़ के फेंक दिया गया। इमरान मसूद को भी हमने कहते हुए सुना है समीर जी। शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बातें कही हैं, उसको भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं शिवसेना के सांसद। और संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, हमने उनको भी सुनवाया था। डिम्पल यादव ने भी इस पर अपनी लोकसभा के बाहर अपनी बात रखी है, बहुत छोटी सी उनकी बाइक है, उन्होंने भी कहा है समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। यानी समीर जी अब कुल मिलाकर कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है और संसद को भी मजाक बनाकर रख दिया गया है, ये अब जो विपक्ष के आरोप थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, तो वो ये आरोप अब सब सच साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं कि चूंकि संविधान आप बदल नहीं पा रहे हैं तो आप संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आरोप अब विपक्ष के सच साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बहुत गंभीर बात अमलेंदु जी ये भी है, हम सुनवाते हैं विपक्ष के दूसरे सांसदों को इस जेपीसी की रिपोर्ट पर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत गंभीर बात यह है कि सत्ता पक्ष के मंत्री जिस तरह से विपक्ष को आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उनको सीधे तौर पर झूठा साबित कर देते हैं और उन्हीं के सामने, जबकि खुद झूठे साबित हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि झूठ असंसदीय शब्द घोषित कर दिया गया है। उसके बाद किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, वो झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द को निकालने की बात नहीं कहे सभापति ने उनको निकालने की बात भी नहीं की और ऑथेंटिकेट करने की बात भी नहीं की सभापति ने। विपक्ष के अगर किसी नेता की तरफ से कहा गया होता तो सभापति तुरंत कहते कि ऑथेंटिकेट करिए इसको। किरण रिजिजू से नहीं कहा जगदीप धनखड़ ने कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, विपक्ष झूठा है। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिस पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और संविधान पर हमला करने, इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, वो चाहे चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हो, और चुनाव आयोग को लेकर भी विपक्ष इंडिया गठबंधन किस तरह से रणनीति बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले घेरा है, टिप्पणी की है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट पर जिस तरह से विपक्ष ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं, वो बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। विपक्ष के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी आपत्तियों को सुना तक नहीं गया। यह किस तरह की डेमोक्रेसी है, फिर जेपीसी को बनाने का फायदा क्या है? बहुत आरोप लग रहे हैं। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं अरविंद सावंत, वो क्या कह रहे हैं। I mean, again, the JPC report, the committee was formed to really discuss thoroughly the clause by clause provisions which have been made in the law, bill. Now the entire meetings, which 38, 40 meetings were held, all those meetings were held for the witnesses. The witnesses, the stakeholders, they came, they expressed their views on it. Some of the views, we too asked some questions to the witnesses. And then some of the questions they could answer, they could not answer some questions, they said we'll give in writing. Now whatever they have given in writing, that should have been given to the members. Ask the chairman whether you have given provided the answers given by the witnesses to the members. No. So second important part is that तो जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई राज्यसभा में, लेकिन विपक्ष के गंभीर आरोप, बड़े आरोप लग रहे हैं और उसको लेकर नाराजगी संसद परिसर में दिखी, संसद के भीतर दिखी और राज्यसभा में दिखी, जहां पर इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। विपक्ष के सभी सांसदों ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, सुना तक नहीं गया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की आपत्तियों को सुना गया और विपक्ष झूठ बोल रहा है। तो लेकिन वहीं पर
जो जेपीसी के मेंबर्स थे उन्होंने सीधे तौर पर उसका प्रतिवाद किया और कहा कि विपक्ष नहीं झूठ बोल रहा है बल्कि संसदीय कार्य मंत्री खुद झूठ बोल रहे हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच इस जेपीसी की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सबसे बड़ी चुनौती ये एनडीए के उन घटक दलों के सामने है जिनकी वजह से, जिनकी आपत्तियों की वजह से, जिनके विरोध की वजह से इस वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में जेपीसी बनानी पड़ी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ी। वो पार्टियां हैं जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की। खैर, सुनते हैं इस जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या कह रही हैं। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हों। ये महत्वपूर्ण बात कह रही हैं डिंपल यादव अमलेंदु जी कि पूरा विपक्ष तो है ही, सत्ता पक्ष के लोग भी साथ हैं। अब सत्ता पक्ष के लोगों में ये किन की बात कर रही हैं? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की सहमति है, तभी इस कॉन्फिडेंस में लाकर उसको उस रिपोर्ट को तैयार भी कर लिया गया और उसको पेश भी कर दिया गया। लेकिन क्या डिंपल यादव जो कह रही हैं तो इसका मतलब कि कुछ सांसदों की नाराजगी, कुछ पार्टियों की नाराजगी इसमें अभी भी बनी हुई है जो एनडीए गठबंधन की घटक दल है? हाँ, बिल्कुल समीर जी, हो सकता है कि इसमें कुछ की आपत्ति बनी हुई हो और नीतीश कुमार का तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है शायद चंद्रबाबू नायडू इस पे जोर दे रहे हो, क्योंकि नीतीश कुमार तो एकदम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एकदम से कहा जाए वो अब हो चुके हैं, बिल्कुल एक कहा जाए स्तंभ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, या उनके स्वयंसेवक हो चुके हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार की तरफ से तो कम लग रही संभावना, लेकिन हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इसको लेकर कोई डिसेंट नोट हो या लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी तरफ से कोई विरोध आए, ऐसा देखने में आ सकता है। तो डिंपल यादव इसी तरफ इशारा कर रही है। ये बड़ी घटना होगी समीर जी अगर इस पर कोई वोटिंग होती है और एनडीए के दल अगर इसके विरुद्ध में मतदान करते हैं तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए होगी। और चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के भारतीय जनता पार्टी के ही 20 सांसद जो थे व्हिप जारी होने के बाद सदन से गायब थे, तो अगर इस पर कोई मतदान होता है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद कुछ गायब हो जाए और एनडीए के कुछ सांसद इस बिल के विरोध में मतदान करें। ये संभावनाएं जो है वो डिंपल यादव जता रही हैं। तो ये संभावनाएं ये जता रही हैं और निश्चित तौर पर विपक्ष तो एकजुट है। जिस तरह से हम लगातार सभी पार्टियों को, शिवसेना के नेताओं को सुन रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं और सारे सांसद एक जैसी बात कह रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, उनको सुना तक नहीं गया। और अब यहाँ पर जिस तरह से डिंपल यादव कह रही हैं कि उसमें सत्ता पक्ष के भी कई सांसद इस मामले में उनके साथ है, तो ये बहुत एक दिलचस्प मामला होगा कि क्या वास्तव में सत्ता पक्ष के सांसद हैं और सत्ता पक्ष में ये सांसद क्या बीजेपी के हैं या फिर एनडीए के घटक दलों के हैं। अब इस पर जब वोटिंग होगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन विपक्ष का जबरदस्त दबाव इस वक्फ संशोधन विधेयक पर दिखाई पड़ रहा है सरकार के ऊपर। अब इसको कैसे पारित कराती है सरकार, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आरोप बड़े गंभीर हैं कि जेपीसी की बैठक में रिपोर्ट तैयार कर दी गई, लेकिन विपक्ष की आपत्तियों को, उसके एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और जिन मुद्दों पर आपत्तियां थी उनका नोटिस तक नहीं लिया गया। यानी ऐसा दिखाया गया कि विपक्ष की कोई आपत्ति ही नहीं थी। अपने आप में बड़ा अजीब है कि जेपीसी की बैठक में विपक्ष उस पर कोई आपत्ति न दर्ज कराए। आखिर संसदीय कार्य मंत्री या जेपीसी की रिपोर्ट तैयार करने वाले जो उसके अध्यक्ष हैं, उनको क्या लगा होगा कि लोग ये इस बात को मान लेंगे कि इसमें विपक्षी सांसद जो हैं वो सरकार की सत्ता पक्ष के नेताओं से जो रिपोर्ट वो तैयार की जा रही है उसी को हूबहू स्वीकार कर लेंगे, वो अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कराएंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है। यही आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उसको सुनने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और सत्ता पक्ष जो है वो एक तरीके से अड़ियल रवैया अपना रहा है और जिस तरीके से जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगे और किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी, डिसेंट नोट नहीं लिए, ये मसला आज फिर जो है वो राज्यसभा में उठा और लोकसभा में तो सदस्य जो थे विपक्ष के वो बेल में आकर नारेबाजी करने लगे और फिर आखिर में 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। यानी ये एक बड़ा मसला बन रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे कहा कि ये
फर्जी रिपोर्ट है, हम इसको नहीं मानते और इसको आप वापस जेपीसी में भेजिए। जी, ये तो बड़ा मसला बन गया और विपक्ष जिस तरह से अबड़ा हुआ है इस रिपोर्ट को लेकर और उसमें विपक्षी सांसदों की जो नजरअंदाजी है उसको लेकर, उनकी आपत्तियों को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं जो बड़े आक्रामक अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई है। राज्यसभा में क्या कहा उन्होंने, क्यों फर्जी रिपोर्ट इसको बताया है जो जेपीसी की रिपोर्ट है वक्फ संशोधन विधेयक पर। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा उन्होंने। The position in rapt attention, leader of the opposition. सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बिल्कुल यही महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि जो डिसेंट नोट है, यानी जो असहमतियां हैं, उनको क्यों हटाया गया, उनको उसमें शामिल किया जाए, उसके बाद उस पर चर्चा हो। चूंकि असहमतियां हैं तो उन पर हम अपने तर्क रखेंगे और तब बताया जाए कि ये क्यों स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, और फिर देखा जाएगा कि उसको संसद स्वीकार करती है कि नहीं करती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये बात उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये विपक्ष के आरोप झूठे हैं, गलत है। नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप बिल्कुल सही हैं। सुनते हैं क्या कहा नासिर हुसैन ने, राज्यसभा में किस तरह से नोकझोंक हुई और इसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर। Sir, I want to make it very clear, the Minister for Minority Affairs is misleading this House. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up. You can take recourse to law. That I'll authenticate it. Right to me, sir. I'll authenticate it. Number one. To me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called.
minutes of meetings were not given, responses of witnesses were not provided, presentations were not provided, discussion among JPC members were not done, key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with, and key witnesses were not called, and dissent was redacted. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है, इसको वापस करना चाहिए, इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि डिसेंट नोट उन्होंने दिया, लेकिन उसको नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया गया, उसको नोटिस तक नहीं लिया गया। बहुत सारे आरोप लगा रहे थे डॉक्टर नसीर हुसैन, जो कर्नाटक से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। संजय सिंह को भी सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी बहुत तल्ख प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि किस तरह से विपक्ष के सुझावों को, विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार किया गया है, उनको नजरअंदाज किया गया है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो विपक्ष की सुझाव थे, विपक्ष की आपत्तियां थी, उनको कूड़े में फेंक दिया गया। सुनते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। तो बड़े आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह खुद भी जेपीसी के मेंबर रहे और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता नसीर हुसैन कह रहे थे राज्यसभा में कि मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं कि हमारी जो असहमतियां थी उनको खारिज कर दिया गया। संजय सिंह भी वही कह रहे हैं। और संजय सिंह का जो कहना है अमलेंदु जी, बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाए कि आज मस्जिदों की संपत्ति कब्जा की जा रही है, कल गुरुद्वारों की, फिर अगले दिन जो है वो मंदिरों की। देखिए समीर जी, ये प्रोजेक्ट आरएसएस का बहुत पुराना है। और आप देखिए कि जो तमाम जो डीएवी कॉलेजेस हुआ करते थे आर्य समाज के जी, और जो आर्य समाज मंदिर हुआ करते थे, उन पर किस तरीके से आरएसएस अपना कब्जा कर चुका है। तो ये जो बात हो रही है, अब जो शिरडी के मंदिर को लेकर बात चल रही है, उसकी संपत्ति को लेकर बात चल रही है। इसी तरीके से जो उड़ीसा में पुरी का गर्भगृह खोल दिया गया, तो जगन्नाथ मंदिर का, उसको लेकर बात चल रही है। तो ये आरएसएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि किस तरीके से मंदिरों की संपत्तियों पे कब्जा करना है। तो ये शुरुआत वक्फ से की जा रही है, ताकि जब मंदिरों पे कब्जा करे आरएसएस, तब ये कहा जा सके कि साहब जब हमने वक्फ पे किया था तब आपने आपत्ति नहीं की, तब आपको अच्छा लगा था, हम कर रहे हैं तो इसमें बुरा लग रहा है। तो वक्फ से शुरुआत करके और उसके बाद गिरजाघरों और मंदिरों की संपत्तियों पे भी कब्जा करना आरएसएस का ध्येय है। और ये इनका जमीन हड़पो कार्यक्रम बहुत बड़ा है। अखिलेश यादव इसको जमीन हड़पो कार्यक्रम कहते हैं। तो ये जमीन हड़पो कार्यक्रम है और ये इस पर एक लंबी प्रक्रिया इनकी है। उसके तहत ये बिल जो है वक्फ संशोधन पे लेकर आया गया है। और आपको याद होगा समीर जी, संजय सिंह तो इस बात को आज कह रहे हैं, हम लोगों ने इसी में कहा था ब्रेकिंग कार्यक्रम में, मैंने ही कहा था कि ये प्रोजेक्ट वक्फ बिल का नहीं है, ये प्रोजेक्ट मंदिरों की संपत्ति पे कब्जा करने का है कि आरएसएस मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहता है। और उसके तहत ये प्रोजेक्ट है। अब वो बात विपक्ष को भी समझ में आ रही है और ये बातें अब कही जा रही हैं समीर जी। बिल्कुल, संपत्ति को कब्जा करने की बात। और अमलेंदु जी, आपको याद होगा जो कृषि कानून आए थे, उनका जो विरोध हो रहा था, उस विरोध के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही था कि जो किसानों की जमीनें हैं उनको कब्जा करने की साजिश है इन कृषि कानूनों के तहत। बड़े आरोप लग रहे हैं और यह भी आरोप लग रहा था कि उन किसानों की जमीनों को लेकर कुछ उद्योगपतियों को ये जमीनें दे दी जाएंगी। अब जिस तरह से संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि पहले मस्जिदों की, फिर गुरुद्वारों की, चर्चों की और मंदिरों की, ये संपत्तियों को कब्जा करने की एक साजिश है। और इन्हीं के बीच अब आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से बहुत जो संवेदनशील जगह हैं, जमीनें हैं, उनको अडानी को दे दी गई हैं। अडानी को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि उनके प्रति जबरदस्त सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अमेरिका गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका में केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप दर्ज हैं बहुत से अडानी के खिलाफ और वहां पर गिरफ्तारी वारंट जारी है।
उससे उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन अडानी को भारत में ज़मीनें सौंपने का, उनको तमाम चीज़ें जो प्रतिष्ठान है उनको सौंपने का सिलसिला जारी है। बड़ा सवाल उठाया है, आपत्ति जताई है गौरव गोगोई ने। सुनते हैं क्या आरोप है और किस ज़मीन की चर्चा वो कर रहे हैं जिसको अडानी को दिया गया है। ने आज अपनी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का एक और प्रमाण और उदाहरण दिया। खबरों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब अडानी जी को सेना के विरोध के बाद भी भारत के सीमा के 1 किलोमीटर पास में अपने निजी मुनाफे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनुमति उनको मिली। इसके विरोध में कांग्रेस और विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने विरोध जताया। सरकार के पास कोई जवाब था नहीं, सरकार के पास कोई उत्तर था नहीं। इस विषय को वो दबाना चाहते हैं, इस विषय को वो परे रखना चाहते हैं और इसीलिए बिना कोई जवाब दिए हुए आज सरकार बस चुप बैठी रही। जो लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, आज उन्होंने सेना के विरोध के उपरांत अपने निजी दोस्त को निजी मुनाफे के लिए आज पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा को परे रख दिया है। यही उनकी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हमने किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। Mr. Gogoi, you are citing the Guardian report on the breach of security at the international border. तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि सेना की आपत्तियों के बावजूद जो संवेदनशील जगह है उनको अडानी को सौंपा गया है। अमलेंदु जी, इस तरह के लगातार आरोप आते हैं, लेकिन सेना की आपत्तियों के बाद भी अगर दिया जा रहा है तो ये गंभीर आरोप है। लेकिन हम लोगों को लगता नहीं कि सरकार की इस पर कोई सफाई आएगी या इसका कोई संज्ञान लिया जाएगा। नहीं, सरकार का इसकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये बहुत चालाकी के साथ किया गया है। सीधे सीधे अडानी को नहीं सौंपा गया। पहले जो एक सरकार की संस्था है जो सोलर एनर्जी पर काम करती है, पहले उसको जमीन अलॉट की गई और फिर उसके बाद वो जमीन जो थी वो जब सेना की उस पर आपत्ति आई और उस एजेंसी ने काम करने से मना कर दिया, तब वो अडानी को सौंप दिया गया। नियम यह है समीर जी कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आप 10 किलोमीटर के अंदर कोई आप पक्का निर्माण नहीं कर सकते, ये एक नियम है। और अडानी को जो ज़मीनें अलॉट की गई हैं जिसमें वो अपना सौर ऊर्जा के प्लांट लगाएंगे, वो सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर लग रहे हैं। तो यानी ज़मीनों पर किस तरीके से कब्जा कराया जा रहा है, नियमों को ताक पर रखकर और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर। यानी ये सरकार जो है ये राष्ट्र के लिए खतरा बन गई है। ये आरोप विपक्ष का एक तरीके से है समीर जी। आज गौरव गोगोई ने इसको उठाया है। कल रात में सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने अपना एक लगभग 5 मिनट का वीडियो जारी करके इस पूरे मसले को रखा था देश के सामने। और आज सुबह जो कांग्रेस की एक संसदीय दल की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसमें रहे हैं, उस पर भी उसमें भी तमाम इन मुद्दों पर चर्चा की गई है कि सदन के अंदर क्या रणनीति होगी और जो देश के सामने परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, सरकार जो देश के सामने नए नए संकट पैदा कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और राष्ट्र की सुरक्षा को ताक पर रखकर अपने मित्रों को जिस तरीके से ज़मीनें और देश के संसाधन सौंप रही है, इस पर लड़ाई का किस तरीके से बनाया जाए और इंडिया गठबंधन किस तरीके से आगे अब शेप ले और किस तरीके से मुद्दे तय हों, इसको लेकर जो है वो आज बैठक हुई है। राहुल गांधी उसमें रहे, तो अब नई चीज़ें निकल कर आएंगी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि अमेरिका से जिस तरह से जो भारतीय नागरिक जिस अमानवीयता के साथ लाए गए हैं, जिस पर खड़गे ने कहा भी कि अगर आप जा रहे हैं तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से आप इस मुद्दे पर भी बात करिए, वो भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है और विपक्ष लगातार उस पर चर्चा की संसद में मांग भी कर रहा है। मांग स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा की मांग लगातार कर रहा है। हाँ, विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय अमेरिका में है उस समय भी यहाँ विपक्ष के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे ट्रंप से तो ट्रंप से कहे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है और गुलाम नहीं है आपका, आप इस तरीके से हमारे नागरिकों को नहीं भेज सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए। 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी को दिखानी चाहिए, लेकिन वो 56 इंच की छाती क्या, वो 56 सेंटीमीटर की भी छाती नहीं है समीर जी, 56 मिलीमीटर की भी छाती नहीं है। बहुत एक तरीके से कहा जाए कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री 70 सालों में भारत ने नहीं देखा, और ये कमजोरी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है जिसको राहुल गांधी A1 कहते हैं, उसकी वजह से है, चूंकि उसको वहां अमेरिका में सजा ना हो जाए, उसे सजा से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से ये समझौता राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ किया है। इस तरीके के विपक्ष के आरोप लग रहे हैं। तो राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ समझौता, और जिस तरह से गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कैसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सेना की आपत्ति के बावजूद जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको अडानी को सौंप दिया गया है, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन पर सरकार का क्या जवाब आता है, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक सरकार घिरी नजर आ रही है, तमाम मसलों पर घिरी नजर आ रही है। और भले ही अब जनता दल यूनाइटेड ने सपोर्ट करने की बात कही, हालांकि कोई स्पष्टीकरण उसका नहीं आया है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर वो सरकार का समर्थन करने जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस जेपीसी की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का समर्थन सरकार को हासिल है। एनडीए का घटक दल है और उसका जबकि शुरुआत में आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर आरजेडी नेता लालू यादव ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार की जो राजनीतिक उनकी स्थिति है उस पर उन्होंने तंज कसा है। क्या कहा है लालू यादव को एक बार सुनेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा है अमलेंदु जी बहुत गंभीर बात कही है, और नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति अब कहां पहुंच गई है उसका जवाब उनके उस बयान से मिल रहा है। उस बयान को हम लोग सुनवाएंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल साबित हो रही है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल उनसे सवाल पूछा गया था लालू प्रसाद यादव से कि बीजेपी कह रही है कि हम यहाँ सरकार बना लेंगे, तो लालू ने कहा कि हमारे रहते हुए बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी। और फिर लालू जी ने जो आगे कहा समीर जी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भाजपा को लोग जान गए हैं और तुम लोग को भी जान गए हैं, यानी मीडिया को, तो मीडिया को भी जान गए, ये कहा लालू यादव ने। इस बीच खबर ये है समीर जी कि राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है जेपीसी की रिपोर्ट के विरोध में कि उनकी मांग नहीं मानी गई, और इस पर असदुद्दीन ओवैसी और सैयद नासिर हुसैन इन दोनों की सदन के बाहर जो है वो बाइट भी आई है, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन पहले मुझे लगता है शायद लालू जी को सुन लिया जाए। क्या बिल्कुल लालू यादव को सुन लिया जाए कि किस तरह से वो बिहार में नीतीश कुमार की जो का राजनीतिक महत्व है उसको किस तरह से खारिज कर रहे हैं। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार, हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलिए हटाइए। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना। अमलेंदु जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते, तो इस हम लोगों में नीतीश कुमार भी तो शामिल हो गई। मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद उनका बयान आया कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ समीर जी, ये भी एक हो सकता है कि वो उनका नीतीश कुमार का इसलिए बयान आया, और लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते हुए भाजपा कैसे सरकार बना लेगी, यानी समीर जी ये पूरी एक तरीके से हो सकता है कि व्यूह रचना तैयार कर ली गई हो कि भाजपा को तो सरकार नहीं बनाने देना है, चाहे कुछ हो जाए। जी ये तैयारी इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। और आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है राहुल गांधी ने की है, और कल रात को आदित्य ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ। और आदित्य ठाकरे ने उसकी जानकारी मीडिया को दी भी है कि उनकी क्या क्या बात हुई है, वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले अगर असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी को सुन लें कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी रिपोर्ट आज पेश की गई है उसको लेकर विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं और विपक्ष ने क्यों वॉकआउट किया है। सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने उस विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर क्या कहा है। सुबह में हम लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगोई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रिडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और
देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट के साथ हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं और स्पीकर ने कहा कि 2 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ हुई, हमारे जो एतराजात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर एक्सप्रेशन से वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की जिसमें मैं था, राजा साहब, गोगोई साहब, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद, तो ये हुआ है। और रिपोर्ट, जेपीसी की रिपोर्ट जब राज्यसभा में पेश हुई तो डॉक्टर नसीर हुसैन ने, कांग्रेस के जो सांसद हैं कर्नाटक से, जबरदस्त विरोध किया। विरोध उनका इस बात को लेकर था क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं को, जो जेपीसी के मेंबर्स थे, विपक्षी सांसद, उनको झूठा साबित कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई डिसेंट नोट दिया ही नहीं गया था। उसको उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिया था और वो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं राज्यसभा में। जब वॉकआउट किया विपक्ष ने, बाहर आए, तब क्या कहा डॉक्टर नसीर हुसैन ने, उनको भी सुनते हैं। Biased है, वन साइडेड है, इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट साइड। इसमें पूरी प्रोसीजर्स, कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए हैं। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे, उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है इश्यूज पे, उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। की इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट लॉस वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, जो मेन इशू है वक्फ बोर्ड में या वक्फ बिल में, उसको डिस्कस नहीं किया गया। और की विटनेसेस इंक्लूडिंग फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर्स चेयरमैन जिनके टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था, उनको भी नहीं बुलाया गया। हम लोग बोलते रहे कि कई इंपॉर्टेंट विटनेसेस आना, उनको बुलाया नहीं गए। उसके बाद में जब जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई, डिसेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया, उसके बावजूद हम लोगों ने डिसेंट नोट वहां पे सबमिट किए थे। की पार्ट्स ऑफ द डिसेंट नोट, राज्यसभा मेंबर्स के और लोकसभा मेंबर्स के भी की पार्ट ऑफ द डिसेंट नोट को रिडैक्ट किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, ब्लर किया गया है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहां पे, तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहां पे झूठ बोला। ये बोला कि हम लोग कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। हम लोगों ने ऑलरेडी चेयरमैन को मिलकर, जो 4 मेंबर्स थे राज्यसभा में, जो जेपीसी के अपोजिशन मेंबर्स थे, वो लोगों ने, हम लोगों ने 4 लोग मिलके उनको हमारा मेमोरेंडम, हमारा कंप्लेंट हम लोगों ने उनको दिया है, हाउस में भी दर्ज किया है। ये कंप्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं, और छीन के किसको देते हैं, कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता। ये बड़ा आरोप जो संजय सिंह कह रहे थे, वही बात कह रहे हैं कि किस तरह से ये धर्मस्थलों की ज़मीनों को छीन कर किसको दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से गौरव गोगोई ने कहा है कि वहाँ पर जो सेंसिटिव जगह है, यानी सीमावर्ती इलाके हैं, उन ज़मीनों को सेना की आपत्तियों के बावजूद अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। क्या यही साजिश रची जा रही है विपक्ष के नेताओं की? यही आशंका है। और जो बात कह रहे हैं डॉक्टर नसीर हुसैन, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन लोगों को बुलाया गया जिनका इस विधेयक से कोई मतलब ही नहीं था, कोई वास्ता ही नहीं था। तो ये सारे आरोप और विपक्ष के सभी नेताओं के आरोप बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अमलेंदु जी, क्या लगता है, जो डिंपल यादव कह रही थी कि सत्ता पक्ष के भी बहुत से सांसद हमारे साथ हैं, तो क्या अब ये फिर एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है? वक्फ संशोधन विधेयक जिस तरह से लोकसभा में लाया गया, सरकार को लगा पारित नहीं होगा, जेपीसी बनाई गई, लेकिन अभी भी क्या उसका संकट टला नहीं है? हाँ बिल्कुल समीर जी,
संकट नहीं टला है बल्कि संकट और गहरा गया है। चूंकि जिस तरीके से रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की गई है, इसके बाद संकट और बड़ा हो गया है। चूंकि अगर ये रिपोर्ट पारित हो जाती है और ये बिल पारित हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। इनके सामने बहुत बड़ा संकट होगा। तो ये इनको अपनी पार्टियां अगर बचानी है, अपना अस्तित्व बचाना है, तो इनको इस विधेयक के विरोध में वोट देना ही पड़ेगा और इसके खिलाफत करनी ही पड़ेगी। और इनको भी मांग करनी चाहिए कि जेपीसी में फिर से इसको भेजा जाए। विपक्ष ने ये मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानते, इसको फिर से जेपीसी में भेजिए। जब तक डिसेंट नोट नहीं आते हैं तब तक ये प्रक्रिया, समीर जी, अगर ये हो भी जाता है तो ये तो पहुंच जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट भी, कि चूंकि डिसेंट नोट लगाएगा और आपने डिसेंट नोट को नहीं लिया और आपने रिपोर्ट पेश कर दी, तो ये संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया है। तो सदन की कार्रवाई जो है वो तो उससे बाहर है। लेकिन अगर आप कार्रवाई का पालन ही नहीं करते हैं और गैर संसदीय कोई आप रास्ता अपनाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये एक क्योंकि आप विपक्ष की बातें ही नहीं सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। और वो सांसद हैं, दोनों सदनों के, लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य हैं। जेपीसी का मतलब ही यही होता है कि उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, लेकिन विपक्ष की बातें आप सुन ही नहीं रहे हैं। और सबसे गंभीर बात तो ये, जिस तरह से किरण रिजिजू ने साफ तौर पर झूठा साबित कर दिया विपक्ष के नेताओं को। हाँ, ये कहा कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं, ये शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो ये तो असंसदीय शब्द का भी इस्तेमाल किया किरण रिजिजू ने। और विपक्ष का इसी पे सख्त आपत्ति है कि आपने हमारे डिसेंट नोट भी नहीं लिया और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो कहावत, इसको आप चर्चात कर रहे हैं। और यही कहा फिर नासिर हुसैन ने सदन में खड़े होकर कहा कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं ये झूठ बोल रहे हैं और मैंने खुद डिसेंट नोट दिया था, ये नासिर हुसैन ने सदन में कहा। और बाहर आकर भी उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया और उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन लोगों को इसमें बुलाया गया जिनका उससे विधेयक से कोई लेना देना नहीं था, और जिन्हें बुलाया जाना चाहिए था, यानी जो कंसर्न्ड पार्टीज थी, उनसे कोई सहमति नहीं ली, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। और सबसे गंभीर बात तो ये कि जो विपक्ष की आपत्तियां थी उनको स्वीकार तक नहीं किया, सुना तक नहीं गया। स्वीकार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्हें सुना नहीं गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन अब इन सब के बीच जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठकें हो रही हैं, डिंपल यादव कह रही हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है उस पर सत्ता पक्ष के सांसद भी इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। तो बहुत राजनीतिक समीकरण इसमें बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की है, शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद उनका और भी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है उस पर संकट के बादल तो मंडरा ही रहे हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकजा मुंडे ने अलग पार्टी बनाने तक की बात कह दी है। राजस्थान में, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का अपनी ही सरकार पर आरोप लग रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य इकाइयां हैं उन पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ कितनी ढीली हो गई है। बहरहाल सुनते हैं आदित्य ठाकरे को, क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टसी मीट्स है उससे आगे
जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए काफी सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो रोड मैप तय करेंगे। कर्टसी विजिट्स में जो भी इलेक्शंस में रीडिंग्स थे वो थोड़े ऊपर से बातचीत हुई है, डिटेल में हमारी टीमें काम कर रही है उस पर। तो चुनावी प्रक्रिया पर किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, और जिस तरह से आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि सारी राजनीति जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कैसे ख़त्म करने की साजिश हो रही है। अगला नंबर जेडीयू का है। अमलेंदु जी, बड़ी बात कही इन्होंने, और जिस तरह से लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, क्या ये इससे संकेत मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल समीर जी, इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है कि अब अगला नंबर नीतीश कुमार को निपटाने का है और उसके बाद फिर चंद्रबाबू नायडू को निपटाने का है, जो कि आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। तो अभी भी वक्त है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सतर्क हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए और किसी तरीके से देश को तो बचाएं, अपनी पार्टियां भी बचाएं, ये उनको करना चाहिए। और यही आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो आज हमारे साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, कल यही काम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करके और खुद सब जगह कब्जा करना चाहती है। ये उसका पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनेज कर रही है। चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग घिरा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे कई सवाल पूछे हैं, वहां भी चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है, उसके नतीजे क्या निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब पर रहेगी नजर। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।